सालाना तकरीबन 30,000 एवरेज प्लस माइनस मुल्क में सहाफ़ी तैयार की जा रहे हैं। उनकी खपत कहाँ पर है? बड़ी बड़ी डिग्री वाले भी अच्छी सहाफ़त नहीं कर सके, न कर रहे हैं। क्या सहाफ़ी और सियासतदान दोनों पैराशूट लैंडिंग करते हैं? आज एंकर्स की ज़्यादा तादाद को जो पैराशूटर हैं लोग बी जमालों के नाम से याद रखते हैं। सहाफ़ियों को अपने अंदर से खन्नास निकालना पड़ेगा। जिन सहाफ़ियों के दिमाग में खन्नास बैठा हुआ है कि हम सहाफ़ी हैं तो हम सब कुछ करेंगे, उनको निकाल दें भाई। और ये एंकर्स माफिया और टैंकर माफिया इससे निकले। ये तय है कि जब तक एंकर फील्ड रिपोर्टिंग नहीं करेगा तब तक वो जो कामयाबी की सीढ़ी है उस पर नहीं चढ़ सकता। वो रिपोर्टर तो बेचारा गली गली पता नहीं कहाँ कहाँ भेजते हैं, वो गुजार उसके 40 सेकंड इनको बुरे लगते हैं। जी जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक तो हमारे गलती किया, कलम वो भी तराजू भी ऐसे करके आंखों पे पट्टी बांधी है। ओ भाई अब डिजिटल पे चले जाओ। पाकिस्तान में जजमेंट आते हैं, जजमेंट करने वाला मुंसिफ नहीं हो सकता। गैर कानूनी है जरगा, गैर शरई नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ का फैसला अभी कब आया है? 2013 में उसकी उनको रिजेक्ट किया गया था, इंतकाल हो गया, अल्लाह को प्यारे हो गए, अब उसकी हेयरिंग होगी। अशिया खुर्दोनोश की मीडिया पे कीमतों को सख्ती से पाबंदी लगा दें। जब साकिब निसार साहब बहुत मौलवी बाबे रहमते बन के निकले थे ना, तो आपको याद होगा 55 से 60 रुपये किलो दूध था। आपको याद होगा उन्होंने कहा कि भैंसों को इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन बंद किया जाए। 3-4 महीने के बाद एप्लीकेशन आई कमिश्नर के पास, इंजेक्शन ना लगाने की वजह से दूध कम उतर रहा है, लिहाजा 95 रुपये या 90 रुपये या 95 रुपये हुए फर्स्ट टाइम। मेरा उस वक्त भी कहना था कि भाई जिन्होंने एप्लीकेशन दी है सबको फिट करो, इक़दाम कत्ल के अंदर फिट करो। मीडिया से खबर, दूध की किल्लत का खदशा, कीमत बढ़ा दी गई। अभी क्या किया था कमिश्नर साहब, तुर्रम खान बन के निकले थे। ये ऐसे होगा, यूँ होगा, उसका अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद अली सुमरो आपके सामने हाजिर है और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार, कराची प्रेस क्लब के साबिक़ सदर, सहाफ़ियों के दोस्त और हमारे बड़े भाई इम्तियाज़ खान फरहान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत अलग, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और एक अरसे से शगफ था कि आपके साथ बैठ कर कोई दिल की बातें करें। आज अभी शुरू में मैंने आपसे गुजारिश भी की कि आज हम बैठ के सिर्फ दिल की बातें करेंगे। बिल्कुल करनी चाहिए क्योंकि दिमाग बहुत चल गया है। अच्छा मुझे ये बताएं, सहाफ़ी जब हम चाहते थे, यानी इस फील्ड में आने से ही बहुत पहले, तो एक, अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, एक हवा था या एक आइडियलिज़म थी कि सहाफ़ी बनना, सहाफ़त में आना। ये एंकर टर्मिनोलॉजी तो बाद में आई, सिर्फ सहाफ़त में दाखिल हो जाना, कहीं पर 100-200 रुपये, 500 रुपये की नौकरी भी मिल जाना, वो बड़ी एक बात समझी जाती थी। अब क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं आज से 25 साल 30 साल पहले और अब, कि ये प्रोफेशन कितना वसी हो गया है और इसमें आने वाले लोग क्या उसी जिम्मेदारी के साथ इस सहाफ़त के पेशे में आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये सवाल बहुत किया जा रहा है, इसके ऊपर बहुत बहस भी चल रही है। मैं समझता हूँ कि जब हमने ये सोचा था, या जब मैं भी जर्नलिज्म में आया, तो उस वक्त भी अच्छे बुरे सहाफ़त में थे और आइडेंटिफाइड थे। आज भी आइडेंटिफाइड हैं कि ये जर्नलिस्ट हैं या नहीं हैं। अच्छा, जर्नलिस्ट हो सकता है मेरी इस बात से बहुत इख्तिलाफ़ करें और उनको हक़ है, मेरा भी हक़ है अपनी बात करने का। मैं समझता हूँ किसी को कोई शायर नहीं बना सकता, मैं समझता हूँ किसी को कोई पेंटर या मुसव्विर नहीं बना सकता, इसी तरह सहाफ़ी नहीं बना सकता। बाय बर्थ होता है सहाफ़ी, और उसकी डिग्री अगर आपने उसके साथ मंसूब की है तो वो आपकी मर्ज़ी है। बड़ी बड़ी डिग्री वाले भी अच्छी सहाफ़त नहीं कर सके, न कर रहे हैं, और बहुत सारे बग़ैर डिग्री के सहाफ़त हो रही है, और टका के हो रही है, कमाल की हो रही है। वो ठीक है कि एक तालीम है। देखिए तालीम काफ़ी नहीं होती, तरबियत जब तक नहीं होगी आपकी तालीम की, आपकी कोई हैसियत नहीं है तालीम की जब तक तरबियत नहीं है। सही। अब हम सिर्फ तालीम को देखते हैं। अब देखें आने वाला दौर सुमरो साहब वो आ रहा है जिसके बारे में बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, बड़े बड़ी दुनिया के, वो ये कहते हैं, डिग्री एक साइड पे रखते हैं, वो कहते हैं काम की, जॉब की नेचर ये है, आप ये कैसे करेंगे। सही। आपने बोला ऐसे करेंगे, आपकी डिग्री एक साइड पे रखी है, उसने बोला डन, आपका ये आपका पैकेज है, ये सारी चीज़ें, आपकी डिग्री इतनी लिखी है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। उसने कहा कि भाई मेरी जो जॉब है उसकी नेचर ये है, मैंने ये आपको असाइनमेंट देनी है, इसके लिए मैं आपको रखना चाहता हूँ, तो आप बताएं कैसे करेंगे। आपके ये ऐसे होगा, यूँ होगा, उसका अस्सलाम वालेकुम, ये फ़र्स्ट क्लास की डिग्री लेके जाएं। वो दौर शुरू हो गया है, आने वाला, इसी तरह सहाफ़त है।
आज भी कौन सहाफ़त कर रहा है? जो पॉलिटिक्स में हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट में हैं, उन्हें पता है। आज भी वो उनसे मशवरे करते हैं जिसको उन्हें पता है कि ये जर्नलिज्म कर रहा है, जिसके बारे में ये पता। अच्छा, अब ये मैं और आप एक बहस में आएंगे कि ये कौन होते हैं सियासतदान, इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेट, कि मुझे एग्जामिन करें। चले हम उसमें बिज़नेस कम्युनिटी भी शामिल कर लेते हैं, आम लोगों को भी शामिल कर लेते हैं, कि जो ज़ाहिर है कि जब मैं सब पता है आम लोगों को भी कि ये बी जमालों का किरदार अदा कर रहा है या कर रही है, या ये जर्नलिज्म कर रहा है, सब पता है। तादाद आज भी थोड़ी है, माजी में भी थोड़ी थी, ये चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन जर्नलिज्म अपनी जगह थी, जर्नलिज्म अपनी जगह है, जर्नलिज्म रहेगी। मैं समझता हूँ कोई नहीं सिखा सकता। आपके पास भी, हमारे पास भी बच्चे बच्चियाँ आती हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं, पढ़े लिखे होते हैं, सब कुछ होते हैं। उनमें देखते हैं हम कि अक्सर को वो ये ज़रूर है कि वो जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं या आईआर कर रहे हैं या सब कुछ कर रहे हैं, मगर प्रैक्टिकली उनमें वो सहाफत का करंट नहीं होता। नहीं होता। बहुत सारे ऐसे हैं जो सबसे डल क्लास में, हम भी कभी कभी हमें भी लेक्चर के लिए बुलाया जाता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, तो हम ये बातें करते हैं। जब उनसे बातें करते हो अंदाज़ा हो जाता है कि भाई क्या है। जब हम बताते हैं तो बोले यार तो सबसे ब्रिलियंट बच्चा था, तो आप बोले यार ये नहीं, और ये तो सबसे टकाऊ है, तो पीछे बैक बेंचर है, तो पता चला उसमें जर्नलिज्म है, वो क्लिक करता है। मैं मिसाल के तौर पे 2 हैं, ARY में अनवर ख़ान होते हैं, एजुकेशन हेल्थ वगैरह कवर करते हैं, हम शिल्ली बोलते हैं उसका। सब दोस्त यूनिवर्सिटी में अनवर शिल्ली बोलते थे। हम जंग ग्रुप में हमने एक साथ काम किया और एक अरसे तक काम किया वो। और दूसरा द न्यूज़ में होते थे फसाद मोइनुद्दीन भाई, इंतकाल हो गया उनका, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। मैंने इन 2 की तरह मैंने देखा ही नहीं, इतनी हिस्स इनमें, न्यूज़ सेंस इतना, कि जब इसको डांट पड़ती थी अनवर शिल्ली को हमारे ऑफिस में, या तुम्हारी एक्सक्लूसिव, ये प्रेस रिलीजें उठाता था, उसमें ऐसी स्टोरियां बनाता था कि वो ब्रेकिंग स्टोरी होती थी उस वक्त। अवाम अखबार इतना टॉप पे, फ्रंट लाइन, और लोग फिर हम हंसते थे जब हमसे बात होती थी, और बिल्कुल रियल सेंस वहाँ से लेता था, स्टोरी फिर अपनी डालता था। यही फसाद मुहिद्दीन में हम देखते थे कि कभी क्लब से हम जंग ग्रुप तक, अपने ऑफिस तक पैदल जा रहे हैं, रास्ते में वो जाके बोलता था 6 स्टोरियां रास्ते में देखी। यानी साइड स्टोरी को लीड स्टोरी कैसे बनाना है वो फोन ने, वो भी, और स्टोरी पिक कैसे करनी है। तो ये सब, ये सहाफत का एक वो क्या कहना चाहिए, रेसिपी है। अब ये रेसिपी आपको कहाँ, तालीम इसके अंदर ब्राइट कर सकती है, तालीम बेहतर कर सकती है, जर्नलिज्म का सेंस नहीं पैदा कर सकती। ये मेरा मानना है। इसको तनकीद भी की जा सकती है, इसको तस्लीम भी किया जा सकता है, मुझ के ऊपर कोई बात भी की जा सकती है, तरदीद भी। लेकिन जिस तरह शायरी नहीं पैदा कर सकते आप, मुसव्वरी नहीं पैदा कर सकते आप, सहाफत भी किसी के अंदर पैदा कर नहीं सकते, कितना पढ़ा। अच्छा, एक तस्करा आपने किया यूनिवर्सिटीज़ का, बच्चों का सालाना तकरीबन 30,000 एवरेज प्लस माइनस मुल्क में सहाफ़ी तैयार किए जा रहे हैं। ज़ाहिर है जर्नलिज्म पढ़ाई जा रही है या मैस कम्युनिकेशन पढ़ाई जा रही है, तो सहाफ़ी तैयार किए जा रहे हैं। वो खपेंगे कहाँ, उनकी खपत कहाँ पर है? इतने इदारे नहीं हैं हमारे पास, चैनल्स नहीं हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं, और अगर मैं ये कहूँ एक लफ्ज़ अगर इस्तेमाल किया जा सके, मयारी इदारे नहीं हैं। यानी इदारे तो हैं, अखबारात की एक भरमार है, चैनल्स भी अब तकरीबन 100 से ज़ायद हो गए हैं, लेकिन इन तमाम बच्चों की, इस यूथ की, इस जनरेशन की, इस लॉट की खपत कहाँ पर होगी? देखिए, दुनिया भर में अब काम ये हो रहा है कि मिसाल के तौर पे मैं ये हमारा जो ओजा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर एक दफ़ा गया, मेरी वो है, मैं उसकी तस्लीम करता हूँ कि मैं ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहले नहीं थी, तो वो तो ज़ाहिर है मेडिकल का उसमें सारा सूरत हाल है। तो वहाँ मैंने देखा कि IBA के हवाले से, क्लासेस के हवाले से मुझे पता लगा, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा यार ये क्या, तो पता चला वहाँ जो MBBS के बच्चे हैं वो बिज़नेस क्लास भी वो होते हैं, और दूसरी जगहों पर भी आजकल जा रही है। तो वो मैं जो आपसे पहले कह रहा था ना, तालीम के साथ तरबियत भी, ये 30,000 बच्चे खप सकते हैं ना। आप उन्हें वो क्या कहते हैं, एकदम रिजिड होता है ना कि जी मैंने जर्नलिज्म ही करनी है, मैंने सब करनी है, इस तरह से करके आप उसके साथ साथ, जर्नलिज्म सिर्फ ये थोड़ी है मैंने आपने रिपोर्टिंग करनी है, मैंने आपने एंकरिंग करनी है, मुझे तो एडवर्टीजमेंट में भी काम करना है, मुझे तो किसी कंपनी ने मुझे हायर किया, जो कि आजकल मीडिया एक पूरी टीम होती है, उसका हिस्सा भी बनना है। ग्राफिक्स हो गई, एनिमेशन हो गई, और बहुत सारी फील्ड है, बहुत सारी चीज़ें। तो हमें ये बच्चे को बताना चाहिए कि, या बच्ची को अपनी, कि
भाई बाबा ये वो नहीं है सिर्फ कि जी आपने रिपोर्टिंग ही करनी है, आपने रोड पे जाके या एंकर बनना है तो किसी पे लान तान करनी है या किसी इसके ऊपर, ये बहुत यानी कि वसी सब्जेक्ट है, उसमें हर चीज़ ये भी करना है, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, आइडियाज़ गिवर होने। मैं आपको एक वाक़या बताऊँ, मैं नया नया जर्नलिज्म में आया था, उस वक्त हमारे क्लब में कार्ड रूम में उस वक्त थे हम बैठे हुए, और ये मैं आपको 25-30 साल होंगे मेरे ख्याल, या इस तरह के होगा। तो मैंने देखा एक आते थे एडवर्टीजमेंट, जो एड एजेंसी होती है उसमें काम करते थे, वो देर से आए उस दिन। तो वली रिजवी इंतकाल कर गए, वो सेक्रेटरी भी रहे कराची प्रेस क्लब के, वो बैठे हुए थे, ताश वाश ये लोग खेल रहे थे, और भी उस वक्त बड़ी रिच क्लास क्लब में उस वक्त होती थी। BM आते थे, जलीस अनवार, ये अपना जलीस भैया, और मकसूद पेंटर, ये जो अपना भट्ट साहब, बहुत बड़े बड़े, यानी ये जो अपने YL, इस तरह के बड़े बड़े यानी लोग थे। मैं तो बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैंने उनके साथ बैठक कम से कम वो की है। तो वो देर से आए तो सब ने उनको बुरा भला गाली गलौज शुरू की, क्योंकि उनकी वजह से एक टेबल कंप्लीट नहीं हो पाई थी वो करके। अरे यार मैं एक जिंगल में फंसा हूँ और मैं उसके चक्कर में कर रहा हूँ। अबे क्या जिंगल है, वली भाई ने बोला, क्या तू उसमें बस इतना बड़ा तू चैंपियन बनता है और यूँ बनता है, तुझे जिंगल एक नहीं हो सकता। अबे यहाँ बस यार पसंद नहीं आया कर। तो बोले मसला क्या है, तो अगर वो चल सके तो भले आप, नहीं तो आप उसको बिप कीजिएगा। जो भी टपाल चाय का एक जिंगल था, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। तो बोले हाँ क्या है, अबे यार ये टपाल वालों का जिंगल करना है, ऐसे करना है। तो बोले हाँ बैठ लिख। वली भाई ने कहा, थोड़ी सी पत्ती टपाल की, चाय बनाए कमाल की, वो सुस्ती मिटाए फुर्ती लाए, एक ही प्याली टपाल की। ठीक है लिख लिया, अब बैठ इधर। वो इतना बाद में मैंने जब टीवी पे देखा मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं कहा यार ये तो मेरे सामने जिंगल बनाए, यानी बैठे बैठे हो गया। अब वो उसमें वो तो सिर्फ जर्नलिज्म करते थे, वली भाई तो एक यानी शोबिज़ में एक टॉप पे थे उस वक्त, यानी मशरिक अखबार के शोबिज़ का पेज निकालते थे, मगर उन्होंने जिंगल बना दिया क्योंकि उनका हिस्सा था। ये जर्नलिज्म का पार्ट है कि मुझे किसी चीज़ को कैसे करके आगे बढ़ाना है, किस तरह से बेचना है। जैसे मैं बेसिकली कॉमर्स मैंने पढ़ी, तो उस वक्त ये होता था, हमें जब उसको जस्टिफाई किया, मेरी वालदा की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं बैंक में और इसमें वो करके, तो मैं तो जब बोलता था क्यों, तो मुझे ये जस्टिफाई किया गया कि देखें दुनिया कितनी ही तरक्की कर ले, कितनी इजादात हो जाए, बेचने के लिए बिजनेसमैन चाहिए ना, कॉमर्स माइंड चाहिए ना। तो आप यू आर फॉरएवर अगर कॉमर्स पढ़ते हो तो लेकिन जब मैं जर्नलिज्म में आया, फिर मेरी वालदा तैयार हो गई थी। वालदा ने मुझे, उनकी इजाज़त से आया, एक दो वाक़यात ऐसे हुए, तो मेरी वालदा ने बिल्कुल बोला कि जी अब मेरी तरफ से इजाज़त है, आप जर्नलिज्म करो। तो फिर मैंने देखा जर्नलिज्म भी ऐसी है कि भाई कितनी कुछ हो जाए तो आप हर सब्जेक्ट से जुड़े हों। लोग जो बोलते हैं ना, मैं मिसाल के तौर पर, या आप या हमारे जो मैं इस पर भी भले तनकीद हो कि, और मैं उसको बरमला कहता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि अबे ठीक है तो हर चीज़ का कोई तुम तूफ़ान हो कि हर चीज़ के बारे में तुम्हें पता हो, हर चीज़ के बारे में। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस और सहाफ़ी ऐसे होते हैं, उनको सब चीज़ का पता होता है और पता करना पड़ता है, पता रखना पड़ता है, पता होना चाहिए। नहीं तो वो पता होना चाहिए, वरना वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो सहाफ़ी नहीं है। अगर कोई मुझसे कहे ओ भाई कानून के बारे में तुम्हें क्या पता, अगर नहीं पता तो मैं सहाफ़ी नहीं हूँ। बिज़नेस के बारे में मुझे नहीं पता, मैं सहाफ़ी नहीं हूँ। मुझे पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता, मैं सहाफ़ी नहीं हूँ। मुझे मुल्क की सरहदों के बारे में नहीं पता तो मैं सहाफ़ी नहीं हूँ। मुझे मुल्क के दिफा के तरीक़ाकार का नहीं पता, मैं सहाफ़ी नहीं हूँ। सहाफ़ी और पॉलिटिशियन मैं समझता हूँ उसको सब कुछ आता है, आना चाहिए और उसको सीखना पड़ेगा। मुझसे कोई ये कॉमर्स के हवाले से सवाल करे, मैं शायद कोई टेक्नोलॉजी अगर टेक्निकल कोई बात हो तो उसको मैं नहीं बता पाऊँ या ना कर पाऊँ, वरना मैं और आप कवर करते हैं, हम आप मशवरा देते जाके। मैं गौसी साहब को देखता था कि गौसी साहब सदर थे 2007 में, मैं सेक्रेटरी था उनके साथ कराची प्रेस क्लब का। मैं बिज़नेस कम्युनिटी, मैंने दीवान फारूक को देखा, यानी ख़ानदानी लोग भी देखे मैंने कि इस तरह के होते हैं कि हमारे क्लब में फाइनेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। दीवान फारूक के पास 5 मिनिस्ट्री थी, इंक्लूड फाइनेंस मिनिस्ट्री। उनके पास वो गया, क्या कहते हैं, हमारी एप्लीकेशन गई थी, तो इशरतुल इबाद जो गवर्नर थे उन्होंने कहा कि भाई वो हो रहा है, वो बहुत इस वक्त संजीदगी से, वो तो उसने बोला 1-2 दफ़ा कैबिनेट मीटिंग में थोड़ा तेज़ भी हुआ है वो दीवान साहब जो हैं, तो उन्होंने बोला ये करना है। ठीक, वो एक दिन ये था कि फ़ाइनल हमारा था, तो हम मीटिंग में बैठे हुए थे, तो जो वज़ीर का जो चैम्बर होता है वो ज़ाहिर अंदर साइड से खुलता है, जो आपकी कॉन्फ्रेंस रूम में,
मैं बैठा था सामने, तो बिल्कुल साथ मेरे गौसी साहब बैठे थे। मैंने देखा कोई बंदा, वही दीवान साहब बाहर निकले, उनकी नज़र पड़ी गौसी साहब के ऊपर, उस गेट से वो बंदा नहीं आया, दरवाज़ा बंद किया, उधर से हटके जो कॉमन गेट जिससे हम आए थे ना, यानी सिर्फ ताज़ीम में, वो अंदर आया, और जो हेड चेयर थी जिसको बीच में बैठ के चेयर करते हैं उस पर भी नहीं बैठा, वो उसको थोड़ा सा इस सब साइड किया फिर बैठा। और गौसी साहब ने जैसी बात शुरू की, उसने बोला कि गौसी साहब बोलिएगा कुछ नहीं, अगर आपके कहने पे मैंने कुछ किया ना तो मैं शर्मिंदा रहूँगा, मैं सबकी चीज़ें ओके की हैं। बोला आप तो वो शख्सियत हैं, हमारे घर में नाश्ते की टेबल पे बैठकर आपकी स्टोरी पे हम बिज़नेस पॉलिसी बनाते हैं, हम आगे की स्ट्रेटजी बनाते हैं कि क्या होगा। जो आपकी मुख्तलिफ उसके ऊपर, चाहे उसके ऊपर उन्होंने उस वक्त कपास के हवाले से कोई गुफ्तगू की थी, और एक और गुफ्तगू के लेंगे, इस तरह की बातें रिसेंट पास में हुई हैं। क्या जब आपका था तो वो बोले नहीं ये आया गौसी साहब का ये आर्टिकल है, तो यार वो गौसी साहब को कॉमर्स तो नहीं थे, वो तो जर्नलिस्ट थे, उसकी बुनियाद पे इतनी बड़ी दीवान वाले यानी ये कर रहे हैं, और वो भी देखो नस्ली आदमी कि बैठे, उसने बोला दी आपकी तो इतनी रिस्पेक्ट है। मैं समझता हूँ ये है, यही पॉलिटिशियन का मामला है, उसको सब आता है, पॉलिटिशियन पढ़ता है, पॉलिटिशियन मॉनिटर भी करता है। इसी तरह साफ़ी है, आप चलते फिरते देखेंगे शहर में क्या हो रहा है। अभी आपसे मुझसे कोई सवाल कर ले, किसी उससे सवाल करे, 70% तो मैं और आप उसको इमीडिएट जवाब देने के काबिल हैं, इमीडिएट किसी वक्त भी हम। अच्छा, यहाँ पे फिर एक सवाल पैदा होता है, आप ही की बात से एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि क्या सहाफ़ी और सियासतदान दोनों पैराशूट लैंडिंग करते हैं? देखिए, पैराशूट जो लैंडिंग करते हैं ना वो पॉलिटिशियन होते हैं, ना वो जर्नलिस्ट होते हैं, आउट हो जाते हैं। कितने आप सियासतदानों में ले आए पैराशूटर, सारे के सारे कई एक नाम अच्छे नहीं होगा अभी हम नहीं, नाम ना लें, वो कहेंगे। इसी तरह हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी में ले लें, उनमें एंकर्स की एक बहुत बड़ी लाट है। आज एंकर्स को, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, और बिल्कुल आज एंकर्स की ज़्यादा तादाद को जो पैराशूटर हैं लोग बी जमालों के नाम से याद रखते हैं। उनको सिर्फ इधर की उधर करना, उधर की उधर करना नहीं है। मैं और आप रिसर्च करके देते हैं। कोई मुझे एक आप बता दें, ये सारे जो फन्ने खान बन के घूमते हैं अदालतों में और कहते हैं जी मैंने ये कह दिया वो कह दिया, रिपोर्टर से मालूम करते हैं पहले, फिर अंदर जाके उसी की मालूमात के साथ यूँ खड़े होते हैं, और फिर चूँकि उनका फेस होता है, अब ये मैं और आप बात उनसे करें, भाई ये जलते हैं चूँकि टीवी पे नहीं आते। नहीं, ये तो आप खुद भी जानते हैं गयास भाई, आप भी जानते हैं कितने एंकर्स हैं। मैं सबकी बात नहीं करूंगा, सब बराबर नहीं है, लेकिन कम से कम एवरेज अगर निकाली जाए 10 में से 7 एंकर्स कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं करते। वो कोर्ट की जो सुनवाई होती है, जो उसका प्रोसेस है, वो भी नहीं जानते कि कैसे होता है। तो क्या किस बुनियाद पे वो बैठ के एक्टिंग अच्छी करते हैं, एक्टर अच्छे ज़्यादातर। अच्छा मैं हमें बोलते हैं ना लोग, यार आप टीवी पे नहीं आते इसलिए, मैं कहता हूँ भले मैं जलता हूँ, जलन में कोई मैं अगर बात कर रहा हूँ, अच्छी बातें ले लें, गलत बात कर रहा हूँ मुझ पर तनकीद कर दें, और मैं कोई इसला वो उसके लिए थोड़ी बैठा हूँ, मैं अपनी एक बात करने के लिए बैठा हूँ। क्योंकि मोस्टली अब क्या हो रहा है, चैनल्स पे आप देख रहे हैं ना, बड़े बड़े एंकर विदाउट कोटिंग एनी नेम आपा बुआ खेल रहे हैं, आपस में बैठे होते हैं 3-4। अच्छा, वो वाकया बताइए जब आपने वो क्या, वैसे बोला हाँ यूँ अब बीच में नहीं वो भी तो इसमें शामिल कर लीजिए। यानी इसका मतलब है आपके पास अब कोई आने को तैयार नहीं हो रहा। जब आप लोग अपनी बातों में करते हुए यानी कि इतनी अंदाज में गुजर जाते हैं, तो फिर आपको उस रिपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है, उस रिसर्चर की ज़रूरत पड़ती है जिसकी उससे ताल्लुक़ होता है उस पॉलिटिक्स। यार बोला ये तय है कि जब तक एंकर फील्ड रिपोर्टिंग नहीं करेगा तब तक वो जो कामयाबी की सीढ़ी है उस पर नहीं चढ़ सकते। नहीं ये भी सही नहीं है। बात यह कि एंकर्स को एथिक्स के अंदर आना पड़ेगा ना, रिपोर्टर्स की तरह। रिपोर्टर भी आए, मैं रिपोर्टर तो बेचारा गली गली पता नहीं कहाँ कहाँ भेजते हैं, वो गुजार उसके 40 सेकंड इनको बुरे लगते हैं, जी शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, कि ऐसा ना वो सारा वो हो जाए, और बाकी पीछे उसको टेलीफोन पे हाँ ये इस पर क्या हुआ था, अच्छा क्या मुस्कुरा रहे थे जज साहब, हाँ सर मुस्कुरा रहे, गुस्से में थे, अच्छा एनक उतारी और क्या खास बता मुझे खास सर उन्होंने पेन यूँ फेंक दिया था, अच्छा पेन किस लफ्ज़ पे फेंका था, इस लफ्ज़ के ऊपर पेन फेंका। अब वो बात बिस्मिल्लाह। एक मैं आपको ताज़ा मिसाल दूँ, मैंने अभी एक इमरान खान के वकील का वो मैंने क्लिप देखा कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और इमरान खान नाम जाता हो तो जाने दीजिएगा, वरना तो बोलते हैं कि जी इसमें सारे या साबिक चेयरमैन पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म, नहीं चेयरमैन पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म कासिम के अब्बा या कासिम के अब्बू या टेरियान के अब्बू या जो भी जिस तरह जा सके। और तो उसने ये कहा कि एक ख़ातून एंकर के बारे में
और उन्होंने कहा यहाँ ARY वाला कोई है? उन्होंने बोला जी है। अच्छा ARY, वो एंकर का नाम लिया उन्होंने। बोले नहीं वो तो शायद नहीं। बोले उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और बड़ी उन्होंने बात की, जो उन्होंने पूछा मैंने कहा। बोला जब मैंने चैनल पे देखा वो इंटरव्यू तो बिल्कुल डिफरेंट था, मेरे जवाबात तो वही थे, मगर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सवाल पता नहीं किस अंदाज में कर रहे हैं। अगर मुझसे उसी अंदाज में उन्होंने सवाल किए होते तो मैं वो जवाब भी वही देता। यार ये बददियानती नहीं है? सही है, खयानत है। रिपोर्टर कभी भी नहीं, नहीं ये खयानत है ये रिपोर्टर कभी भी नहीं करता। अब वो एंकर वो भी चूंकि तोप है, और वही एंकर वो और उनके हस्बैंड का, आप ये साबिक वजीर आजम, चेयरमैन PTI के हवाले से दोनों के इंटरव्यू हैं, बनी गाला के हवाले से, दोनों में ज़मीन आसमान का था। कभी बाद में उन्होंने बोला, वो ऐसा लगता है कि वो ऐसी ढोल बजा रहे होते हैं इस वक्त कि जुल्म ज़्यादती हो गई, ये हो गई। उसके ऊपर कभी दोबारा बात की? उस वक्त तो बात कर रहे थे कि जब उसकी मिल्कियत के हवाले से। अब ये में आप बात करेंगे ना, उनके अंदर से ऐसे जज्बात उभर आएंगे, सब आ जाएंगे सारे का। ओ भाई नहीं है, आप अगर चैनल से सहाफ़ियों से दुश्मनी करवाने वाले आप लोग हैं, दोस्ती कभी भी आप लोगों ने नहीं करवाई। सबसे ज़्यादा अगर सहाफ़त का और इनका झगड़ा होता है हम लोगों का इस्टेब्लिशमेंट से, जुडिशरी से, या पॉलिटिशियन से, या गवर्नमेंट से, वो इन जैसे लोगों की वजह से होता है। लड़ते फिर हम लोग हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, फला कर रहे हैं, ये पलट के आते नहीं। जब खुद फंसे हुए होते फिर आगे खड़े होंगे, ज़्यादती हो गई, जुल्म हो गई। तो मैं नहीं समझता ये कोई सहाफ़त के मामले में, भले चाहे मैं कुछ भी कहें, हमें ना किसी की सताइश की ज़रूरत है, तनकीद की हमें ज़रूरत है। बिल्कुल, मैं तो साईं GM सैयद का फॉलोअर हूँ। साईं GM सैयद कहते थे, देखो बाबा मुझे तो कोई गालियाँ दे, बुरा भला के मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी कोई बहुत ज़्यादा तारीफ़ करे कि साईं हमारा ये आयो, साईं हमारा ये करे छो, अरे ज़बरदस्त हो, चाहे तो मुझे वो भी नहीं पड़ता, ना मुझे उसकी कोई परवाह थी। हमने तो वो सीखा है कि आप बात, हाँ फिर ये भी सीखा अपने फैमिली से भी और साईं से भी, और आपा दुर्र सवार साहिबा जो उनकी साहबजादी थी हमारी, वो भी उस्ताद, बिल्कुल वो, उनसे भी हमने सीखा कि जब गलती की कोई निशानदेही करे और समझो कि गलत हो, फिर इस्लाह फ़ौरन करनी है, हम इस्लाह अपनी फ़ौरन कर लेते हैं। अभी तक हमें ये आदत है कि भाई अगर किसी ने बोला आपने ये गलत बात की थी, कैसे की थी? बोले इस तरह की थी, बिल्कुल गलत। हम उससे तेज़शुदा होता है कि भाई आप महफिल में माफ़ी चाहते हैं या अभी हमारी कबूल कर रहे हैं? महफिल में हम फिर भी महफिल में मांगते हैं उनसे माफ़ी कि भाई हम आपसे माज़रत ख्वाह हैं, ये आपके हमने किया, कहा था, ये किया था, ये हमारा गलत था, और आज भी अल्लाह का शुक्र है माफ़ी मांगते हैं, सबके सामने मांगते हैं। उसमें कोई हमें माफ़ी मांगने में, जब मेरी गलती है माफ़ी, अब वहाँ पे ये होता है हमारे यहाँ बड़े बड़े कई एक एंकर ऐसे अपनी बदतरीन गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए मज़ीद उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। अब ये बातें करो तो फिर वो बोलते कि यार यूँ है, फला है, 10 बातें, हमें उसकी परवाह नहीं है, किसी की परवाह नहीं है कि भाई अगर आप ये बातें कर रहे हो ठीक है, हमें ज़िम्मेदारी दी गई है। हमें ये भी कहा हमारे बुज़ुर्ग ने कि देखें जी, अल्लाह ताला ने 2 चीज़ों की कसम खाई है, एक असर की, वक्त की, और दूसरी कलम की। तो एक कसम के आप ऑनर हो, एक नहीं, ऑनर नहीं, एक उसके कस्टोडियन हो, आपके पास अमानत है एक कसम। अगर उसमें कुछ ऊंच नीच करोगे ना, तो जो बोलते हैं ना अदालत भी कलम का मामला है, वहाँ भी ये वो सारी चीज़ें। एक तो हमारे यहाँ गलती किया, कलम, वो भी तराजू भी ऐसे करके आंखों पे पट्टी बांधी है। ओ भाई अब डिजिटल पे चले जाओ, तराजू ख़त्म हो गया भाई, तो अब उसकी पट्टी भी बांधी हुई है, ये सब करके। इसी तरह हमारे हुआ है कि जी कलम की कसम खाइए, अगर उस में मैं ख़यानत करूँगा तो भाई यार सब पैसे आ जाते हैं, सब बात। इंसाफ के मुजस्मे की पट्टी खोल देनी चाहिए। पट्टी होनी नहीं चाहिए ना। पट्टी का मतलब क्या है? और फिर पट्टी का मतलब यह है कि मैं इंसाफ करूंगा, ना मैं इधर देखूंगा, ना मैं इधर देखूंगा। ये कैसे इंसाफ हुआ? इंसाफ नहीं हुआ, ये फैसला हुआ। पाकिस्तान में जजमेंट आते हैं, जजमेंट करने वाला मुंसिफ नहीं हो सकता। मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि 2 कैमरामैन आपके खड़े हुए हैं कि यार ये सही खड़ा हुआ था, ये सही खड़ा, ये जजमेंट है, ये सही खड़ा हुआ था, इंसाफ नहीं है। जबकि वीडियो दूसरा अच्छी बना रहा है, तीसरा अच्छी। मिसाल एक और जो ज़्यादा मिसाल दी जाती है कि देखें, अभी वो हमारा दे नाजुल बलागा में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, मौला अली के हवाले से बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। मिसाल के तौर पे ये भी कहा जाता है कि 2 रोटियां मिली, भूखे हैं, दो बंदे जा रहे हैं, 2 रोटियां मिली, उसमें एक की एज है 50-55 साल, एक बच्चा 13-14 साल का। तो इंसाफ का तकाजा क्या है? फैसला ये है कि 2 मिली हैं, दोनों को तो एक दे दी जाए, ये फैसला है। इंसाफ ये है कि बड़े की भूख ज़्यादा है, उसको 1.25 रोटी दें, 1.25 चाहिए तो 1.5 दें, आधी रोटी में इसका पेट भरेगा, इसका करें, ये इंसाफ है।
तो हमारे यहाँ फैसले होते हैं, जजमेंट, फैसले भी छोड़ते हैं, जजमेंट होते हैं ना, लिखा होता है जजमेंट लिखा होता है ना भाई, फैसला करें, इंसाफ करें। इंसाफ कहा जाता है, कैसे होगा इंसाफ? अब यहाँ पे क्या है कि जी मैं देखें, अभी मैं और आप जरगे, आप जिस इलाके से, मैं जिस इलाके से हूँ, जरगे होते हैं हमारे यहाँ। अब जरगे की बात करो तो गैर कानूनी है जरगा, गैर शरई नहीं है, गैर शरई नहीं है, पंचायत शरीयत का हिस्सा है। आप उठा के देख लें, शरीयत में बहुत उसमें कर रहे शुराइयत के साथ होता था फैसला, ऐसे नहीं होता था जरगे होते थे, सुना जाता था उसी वक्त फैसला होता था। हमारे आपके जरगों में कितनी देर लगती है? 2 घंटे 3 घंटे, बहुत 30-40 साल पुराना मसला हो तो शायद 2-3 दिन लग जाए, और उस फैसले की कोई खिलाफ वर्जी, लेकिन उमूमन एक नशिश में मामला हल हो जाए। एक नशिश, और कोई खिलाफ वर्जी करके दिखा दे माइकल लाल, कितना बड़ा सरदार हो, कितना बड़ा जागीरदार हो, कितना बड़ा तुरम खान हो, उसकी वायलेशन करके दिखा दे जरगे की, उसका बाप भी नहीं कर सकता। मगर वहाँ होती है इंसाफ, सब जगह फैसला आता है सब, और कोई झूठी गवाही, लोग बोलते हैं ना वडेराइज्म, वडेरे में ये जागीरदार, ओ भाई वडेरा कितना बड़ा हो, इलाके का बंदा झूठी गवाही उसकी तरफ से कभी भी नहीं देने आएगा। अगर दे दी उसने, उसी के इलाके का बंदा बोलेगा सरदार को, मीरों को जो साथ बैठे होंगे जरगे में, उस तक इतला ज़रूर पहुँच जाएगी कि ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, इसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। वहाँ पे फिर हम बोले वो इंसाफ करते हैं तो बोले नहीं जी ये होते हैं, फला चीज़ें होती हैं, ये होता है, फिर नई चीज़ें आ जाएंगी कि जी वनी होती है तो क्या होता है। भाई वनी की भी पूरी एक फ़िलासफ़ी है यार, और ये शादियों की भी एक पूरी फ़िलासफ़ी है। जहाँ ज़्यादती होती है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सब यूँ हाथ बांध के यूँ भाड़िया बन के बैठते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक उड़ा दिया है, सारी बातें की हैं कि भाई ये तो सरदार यूँ करते हैं, वडेरे यूँ कर देते हैं, जागीरदार तबाहकुन। क्या हमारे यहाँ 20-22 परवेज़ मुशर्रफ का फैसला अभी कब आया है? 2013 में उसकी उनको रिजेक्ट किया गया था, उनकी जो नॉमिनेशन पेपर था, अपील थी, इंतकाल हो गया, अल्लाह को प्यारे हो गए, अब उसकी हियरिंग होगी। ये इंसाफ है? 20-22 साल बंदे मर गए, बाद में आकर नहीं जी ये तो बेगुनाह थे, कौन देगा भाई उनको? फैसले आते हैं हमारे यहाँ, 3-3 पुश्तों के बाद आते हैं। दादे की फैसले, दादे का फैसला जो है वो जाके पोते और पोतियां भुगत रहे होते हैं। देखें ना, इंसाफ एक अलग चीज़ है। मुनसिफ भी तो अल्लाह का है ना, वो देखें मुनसिफ जो है अल्लाह का नुमाइंदा है। अगर मुनसिफ फैसला करेगा इंसाफ, अल्लाह ने कब इंसाफ नहीं किया? अल्लाह तो कभी फैसला नहीं करता। अल्लाह तो अगर किसी के जगह तूफ़ान भी लाता है तो फैसला नहीं होता, वो इंसाफ होता है। इंसाफ पे मबनी फैसला कह सकते हैं आप, और उसकी आप पूरी थ्योरी उठाएंगे तो आपको लगेगा इस तूफ़ान से फ़ायदा कितनों का हुआ है, नुकसान कितनों का हुआ है। ये बारिशों के मौसम भी पूरी दुनिया में तय हैं कि हमारे सखर में इधर उधर जब खज्जी पकती है तो टका के कितनी गर्मी होती है। वो अल्लाह ज़्यादती कर रहा होता है, इंसाफ कर रहा होता है, आपके खाने का बंदोबस्त कर रहा होता है अल्लाह ताला कि भाई गर्मी हो रही है, ये फसल पकनी है, गंदुम है तो बारिश नहीं हो रही, जब तक इसका वो ना हो जाए। कभी इत्तेफाक होता है कि आ जाती है, कभी आपने नहीं सुना होगा कि गंदुम की फसल बड़ी ऐसी, कभी इत्तेफाक से सुना होगा कि सैलाब वगैरह के साथ वो हुई है। अक्सरियत नहीं है, 99% सही धूप निकलती है, सही वक्त पे यानी बारिशें होती हैं, सब इंसाफ करें। मतलब फैसला नहीं होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। फैसले के बगैर इंसाफ हो सकता है, इंसाफ के बगैर फैसला नहीं होता। इंसाफ के बगैर फैसला नहीं होता, जो अगर होगा भी तो वो काबिल कबूल होता ही नहीं है। इम्तियाज़ भाई, एक सवाल जो कि सिर्फ सवाल नहीं है, वो हज़ारों या लाखों अगर मैं कहूँ सहाफ़ियों की आवाज़ भी है, उनके घर वालों की आवाज़ भी है। ये जो मीडिया के अंदर क्रंच हालात रहे हैं गुज़िश्ता 20-25 सालों में, उसके ज़िम्मेदार हम ज़ाहिर है तमाम इदारों को तो नहीं ठहरा सकते। उसमें तकरीबन आधे इदारे ऐसे हैं, मैं ज़रूर कहूँगा, कि जिन्होंने वक्त पे तनख्वाहें भी दी, आज भी दे रहे हैं, अच्छी तनख्वाहें भी दे रहे हैं, सहाफ़ियों का, उनके घर वालों का, बच्चों का ख्याल भी रख रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा भी हुआ कि कुछ इदारों के अंदर मालिकान बुरे नहीं थे या इतने बुरे नहीं थे जितना हमारी कम्युनिटी में? क्योंकि बेहतर होगा हम पहले अपने गिरेबान में झांकें, और वो जो इल्ज़ाम है वो अगले को मोरद इल्ज़ाम ठहराने से पहले हम अपने आप को मुलज़िम बनाएं कि हमारे ही कबीले में से कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों ने मालिकान से कहा कि नहीं नहीं हम संभाल लेंगे, और जहाँ 100 लोग हैं वहाँ 30 रखें, 70 को निकाल दें, इदारा चलता रहेगा। और ऐसा हुआ भी, काम तो चलता रहता है, ज़ाहिर इदारे चलते रहते हैं, लेकिन इदारे चलते रहे और सहाफ़ियों के, लोगों के जो मीडियोकर थे, मिडिल क्लास या मुतवसत तबके से जिनका ताल्लुक़ था, वो बहुत ही नीचे लोअर क्लास बन गए, उनके घरों के चूल्हे बुझ गए। ये क्या हुआ?
देखिए, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि इदारे चलते रहे, इदारे चले ज़रूर, घसीटे गए, ठीक है। मगर उस तरह नहीं चले जिस तरह से जो एक बड़ी वर्कर की तादाद को निकालने से पहले जिस तरह चले करते थे, रौनक के साथ, तमंग के साथ, उस तरह। इसकी देखें, इसके लिए आप शरई अगर रहनुमाई लेंगे ना, तो आजिर अजीर दोनों के हवाले से दोनों के ताल्लुकात और दोनों की लिमिट्स रखी हुई है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले कि उजरत अदा कर दी उजरत जाए। अदा कर। हमने क्या तय किया उसमें? हमने ये तय किया कि फौरी तौर पे मालिक को दे देनी चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन पसीना किसको आएगा सुमरो, ये बताओ। जो काम करेगा उसको पसीना। आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक बात हिकमत से खाली नहीं है, ना हो सकती है, ना होगी। बेशक। तो पसीना आना चाहिए। ठीक है। आजिर अजीर जो है, पसीना आए, अब आजिर के ऊपर आ जाता है। फिर दौरान मुलाजमत जो आपके वर्किंग आवर्स हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये भी पूरा एक सब्जेक्ट है, उसको हम नहीं मानते। ठीक है, अब आप पे और मेरे पे इल्ज़ाम लगेगा कि ना ये मालकान के एजेंट हो गए, फला हो गए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा अपना बिजनेस करो, ताकि आप अपनी किस्मत का खुद तयन करो कि आपकी किस्मत में अल्लाह ने कितना दिया है। ठीक है। मैंने एक तनख्वाह के ऊपर, एक उजरत के ऊपर अपनी सर्विसेज मैंने अपने आजिर को दे दी, तो मेरे नसीब का जो है इजाफी वो किसके पास जाएगा? क्योंकि मैंने खुशी के साथ उसको दिए। तो इसीलिए आजिर आपने देखा मोस्टली 90% आजिर फलते फूलते हैं। सही है। अब जो इतने सारे लोग काम कर रहे होते हैं ना, उनका नसीब उनके साथ जुड़ जाता है। जो आजिर ये हरकत करता है कि किसी के कहने पे अपने रखे हुए मुलाजिम को निकालता है, एनालाइज कर ले अपने बिजनेस को, वो श्रिंक होता जाता है। फिर वो तरस रहा होता है, फिर कहता है ये नहीं हो रहा। अगर कहीं कोई समझ जाए कि उसको पैसे सही मिल रहे हैं, तो उसका वो वकार खो जाता है उस आजिर का। फिर वो कहीं ना कहीं बड़ा ठीक ठाक लॉस होता है, क्योंकि इतने लोगों का एक साथ वो जुड़ा होता है, आपस में रिस्क जुड़ा होता है। रिस्क जुड़ा होता है, उनका नसीब जुड़ा होता है, उनके साथ जो अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग होती है वो उस इदारे के साथ जुड़ी आती है। मेरा ये मानना और अकीदे की हद तक इस बात का मानना है। और दूसरा, ये जो आपने एक बात की थी ना कि लोग ये मशवरे देते हैं, वाकई देते हैं। ये मुझे याद है, अब्दुल कुद्दूस एक हमारे लीडर हुआ करते थे, एपनिक के अंदर हुआ करते थे। वो नहीं जो बाद में MPA एक हमारे आए थे, उनकी बात नहीं, उनसे पहले एक अब्दुल कुद्दूस साहब थे। उन्होंने एक ये बात की थी और मुझे याद, या तो कौमी अखबार का अजरा हुआ था या कोई एक इवेंट था, उस पर उन्होंने ये बात की थी। उन्होंने सेम यही बात की थी। उन्होंने कहा, देखें, किसी को निकालने के बजाय उसके नसीब में इजाफे या अपनी आमदनी में इजाफे के हवाले से क्यों नहीं इदारे के ऊपर बात करते, और क्यों इस तरह से मामलात नहीं किए जाते। उसमें उनकी एक अपनी एक बहुत अच्छी थ्योरी थी। ये बात आपने सही की कि बाद में कई एक बड़े बड़े इदारों में ऐसे मेरे आपके दोस्त गए, मेरे आपके सीनियर्स ऐसे गए, जिन्होंने जाके वहाँ पे मालकान को ये समझा दिया कि ना ये नहीं है, इतने में बंदा इतने में भी ये चल जाएगा, इतने में भी ये चल जाएगा। तो उन इदारों का हशर फिर वैसे ही हुआ। ऐसा नहीं है कि बड़े तरक्की कर दी उन्होंने। आप पूछें, या तो उसके नाम नमूद, उसके नाम में फ़र्क पड़ गया, आमदनी में भी फ़र्क पड़ा। काम तो चलता है, काम तो सबका चल जाता है, कोई नहीं होता, लेकिन एक इज़्ज़त के साथ होता है, एक खुशी के साथ होता है, एक ऋण के साथ होता है। तो ऋण के साथ हुआ। तो ये बात सही है। देखें, मैं जिस इदारे से आप नहीं, फिर उन इदारों के साथ और उनके मालिकान के साथ फिर बददुआएं भी जुड़ जाती हैं ना उनके बिल्कुल, साथ। बददुआएं भी जुड़ती है, बहुत सारी चीज़ें। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, वो आजिर जो किसी के कहने पे या खामखा निकालता है ना किसी को, उसको खमियाजा शरई तौर पे भी भुगतना पड़ता है, माशी तौर पे भी दुनियावी भुगतना तौर पे भी पड़ता भुगतना है, पड़ता है। दुनियावी तौर पे भी भुगतना पड़ता है। बात यही होती है कि, लेकिन अब ये एक और दूसरी बात आ जाती है कि देखें, हमें भी इदारों के साथ मुखलिस होना चाहिए। हमने भी बहैसियत PFUJ KUJ में कराची प्रेस क्लब के हवाले से हमने बहुत अपनी कम्युनिटी के लिए एक्टिविटी की। बाज़ में हम कामयाब हुए, बाज़ में नहीं कामयाब हुए। उसमें भी इसी तरह की सूरत हाल, हर एक की अपनी एक थिंकिंग। अच्छा, आपने जो खुलूस की बात की, अब ये जो खुलूस है नाज़रीन, व्हाट्सएप रिपोर्टिंग एक चीज़ होती है जो हम जर्नलिज्म में उसे अच्छा नहीं समझते। आजकल ये चूँकि व्हाट्सएप भी जदीद टेक्नोलॉजी है, गुज़िश्ता कुछ सालों से ही सामने आई है। व्हाट्सएप जर्नलिज्म ये होती है कि किसी इवेंट पर अगर 5 या 10 रिपोर्टर गए हैं और जब वो व्हाट्सएप पर उसकी खबर या टिकर्स डालते हैं, तो अब चूँकि ग्रुप्स बन गए हैं, तो दीगर 70-80 दोस्त, सहाफ़ी या अवाम
उन्हीं टिकर्स को, उन्हीं खबरों को अपने इदारों को या डेस्क को भेजते हैं, ये तासुर देकर कि जैसे वो खुद वहाँ पर मौजूद थे, और फिर इसे हम व्हाट्सएप रिपोर्टिंग कहते हैं। तो आप, एक तो आपको समझाने के लिए, इम्तियाज़ भाई, व्हाट्सएप रिपोर्टिंग का जो रुझान है, ये सवाल मेरा, वो जो आपने कहा ना पसीना निकलना भी ज़रूरी है, अब पसीना निकल नहीं रहा। मैं अपने ऊपर ही रख लेता हूँ कि मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, अपने बिस्तर पे बैठा हुआ हूँ और ग्रुप्स चेक कर रहा हूँ। आज अगर 5 इवेंट्स के असाइनमेंट लगे हुए हैं और मैं 5 में भी नहीं जा रहा, तो मुझे खबर तो 5 की मिल जाएगी। और मैं या किसी एक इवेंट पे हूँ और बाकी पे नहीं जा रहा या नहीं जाना चाह रहा, और मैं व्हाट्सएप रिपोर्टिंग के ज़रिए से मैं वो खबर पहुँचा देता हूँ। इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ से ही फेक जर्नलिज्म, फेक रिपोर्टिंग, फेक खबर, ये सारा का सारा मामला ही यहाँ से शुरू होता है। कि जहाँ पे मैं आपके लिए बता दूं कि जी आज आपने ये नेवी ब्लू या डार्क कलर की शर्ट नहीं पहनी, आपने तो रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है। यहाँ से जो मामला ख़राब होता है वो सिलसिला कभी कभी हफ्तों और कभी कभी महीनों तक चलता रहता है। गुज़िश्ता कई सालों की पुरानी फुटेजेस और वीडियोस हमारे पास आती हैं जो कि फ़ेक होती हैं, जिसको देख के दोबारा देख के हमें कभी दुख होता है, कभी गुस्सा आता है। लेकिन वो चूँकि सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स इस तरह से काम कर रहे हैं कि वो साइकिल चलता रहता है। इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है? देखें, ये जो अभी ये व्हाट्सएप की बात की ना, माजी में ये फ़ोटो स्टेट जर्नलिज्म होती थी। अच्छा। जब प्रिंट मीडिया था उस वक्त। और मुझे याद है जब मैं सिंधी अखबार में आया, उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ा, मैं 89-90 उसकी में बात है। तो उस वक्त सिंध असेंबली की मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। तो उस वक्त ये होता था कि फौरी तौर पर फ़ोटो स्टेट इस तरह इस्टेब्लिश नहीं थी, हर जगह पर अवेलेबल नहीं थी। तो कार्बन रख के तो फिर लिखा जाता था कि उस पर क्या बोलते हैं, उसमें सफदर कॉपियाँ निकल आए, कॉपियाँ निकल आए। सफदर भाई होते थे उस वक्त, मुनीर भाई होते थे अमन के अंदर, सफदर भाई नवाए वक्त में होते थे। फिर एक वक्त में ये जिम्मेदारी आ गई शकील भाई के ऊपर जो जसारत में होते थे। उनका इंतकाल हो गया शकील भाई का, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। फिर बाद में बहुत बात में शायद जतोई साहब के ऊपर ये जिम्मेदारी को वो बनाते थे, फिर वो फोटोकॉपी वगैरह होने लगती थी। लेकिन उस वक्त जो सीनियर्स थे उन्होंने हम सब पे ये पाबंदी लगाई हुई थी। उन्होंने कहा सिर्फ इस पर काम नहीं चलेगा, कभी इत्तेफाकिया हो सकता है। वरना उन्होंने जिम्मेदारी लगाई हुई थी कि असेंबली के अंदर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो फरहान उसको कवर करेगा, झलकियाँ सुमरो बनाएगा फला, ताकि आप जुड़े में जो फोटोकॉपी आपने लिए, जो दूसरी चीज़ आपने लिए बिल्कुल लिए, लेकिन पूरा एटमॉस्फेयर असेंबली का आपकी पार्टिसिपेशन उसमें होनी चाहिए है, आपके सामने है कि अगर उसमें कोई एक लाइन गलत हो गई है तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं सब। और वही फ़ोटो स्टेट दूसरे लोग भी लेते थे जो असेंबली में नहीं आते थे, बल्कि हम खुद पहुंचा के आते थे, सीनियर्स के उनके ऊपर सब जाते थे। तो वो जर्नलिज्म उस वक्त भी थी, तो वो अपनी जगह खड़े हुए थे। आज हमें कोई सिर्फ 2 लाइन की या 1 लाइन की टिप दे दे किसी खबर की, हम उसकी असल खबर तक पहुंच के आपको आधा 1 घंटे के अंदर अंदर बेहतरीन एक खबर बना के दे देंगे। तो जो व्हाट्सएप वाली बात कर रहे हैं ना, व्हाट्सएप लें ज़रूर आप, व्हाट्सएप से सिर्फ इंफॉर्मेशन लें, बाकी आप जाएं उसको करेक्ट करें। लेकिन जो असाइनमेंट आपकी लगी हुई है उस पर अगर आप ये बददियानती करते हैं तो आप अपने साथ बददियानती कर रहे हैं। उसमें ये काम नहीं हो सकता। ये ज़रूर हो सकता है किसी अहम वजह की वजह से मैं नहीं जा सका असाइनमेंट में, तो वो तो बात कभी कभी तो चलती है। अदरवाइज़ ये आप खुद समझे ना, वही बात आ रही है पसीने वाली, और वो कि ये थोड़ी बदनीयाती है। फिर आप अपने एक्सपीरियंस से भी आप गड़बड़ कर रहे हैं। हमने जो 5-7 साल 8 साल जो जर्नलिज्म टका के की, अखबारात में झलकियों का इंट्रोडक्शन कराने वाले मुख्तार आकिल हैं। मैंने बोला ऐसे, उन्होंने बोला देखो बात सुनो, अब मैं तुम्हें खबर नहीं दूंगा, सफदर भाई ने बोला। और मैंने मुख्तार को भी ये कह दिया, जंग में होते थे मुख्तार आकिल, अब तुम्हें खुद खबर बनानी है और ख़ुद जो है ना तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और हर इशू। फिर मैंने हर जगह जाना शुरू कर दिया, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ी कर दिया। 3 साल तक मैंने ऐसे किया। बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट थे उनको फिर सबसे, उस वक्त मैं टू यंग होता था, मैंने सप्लाई शुरू की। वो तजर्बा आज तक मेरे काम आ रहा है। मैंने 4-5 साल सीनियर्स की वजह से जो किया आज मेरे काम आ रहा है कि यानी सेंस से पता लग जाता है ये होगा, अब ये पता लग जाएगा। इस वक्त तो अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि जिन पॉलिटिशियंस के साथ हैं, बीबी साहिबा के साथ हमने काम किया 5-6 साल हम तकरीबन, मीडिया टीम, और दूसरी जो थे उस वक्त जब ये प्रिंट मीडिया जब हम थे उसमें साथ में, तो हम बीबी के हवाले से भी कि बीबी इस तरह चलते हुए आ रही हैं तो क्या मूड है, बीबी ये गुफ्तगू कर रही हैं तो क्या मूड है,
यही इमरान खान के हवाले से हमने 8-10 साल इनके, वो आज भी हम बता सकते हैं कि अगर ये बैठ के इस तरह कर रहे हैं, यूं हो रहा है, यूं हुआ है, क्या इस वक्त इनके माइंड के अंदर 80-90% करेक्शन होगी जिनके हमने वो तजिया ठीक निकलता है। बिल्कुल, क्या हम समझ आते हैं ना कि भाई ये ऐसे चल के आ रहे हैं तो क्या इनका मूड है, किस तरह है, उस तरह से हम बहुत सारी बातें भी कर रहे थे। तो ये आपकी जो बात है बिल्कुल सही है। ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से अपने दोस्तों से गुजारिश है कि व्हाट्सएप को चेक ज़रूर करें, देखें ज़रूर, लेकिन जो असाइनमेंट है ना वहाँ लाजमी जाएँ ताकि आपको एक्सपीरियंस हो सारी चीज़ों, उससे फिर रहनुमाई ले लें कि आप अगर अच्छी खबर नहीं बना पा रहे तो उस व्हाट्सएप से आप रहनुमाई ले लें, उसको चेंज भी करें। बहुत सारी चेंज होती थी, जो मैं आपको फ़ोटो स्टेट कॉपी बता रहा हूँ ना सिंध असम्बली की, एक्यूरेट चंद अखबार थे जिसमें एक जैसी जाती थी, वरना उससे लेने के बाद अपनी खबर बनाई जाती थी। देखिए, बददियानती सिर्फ सहाफ़ी नहीं, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, और सहाफ़ी को ख़ास तौर पे इसलिए नहीं करनी चाहिए। कलम की जो बात की, फिर सहीफ़ा की बात की, सहीफ़ा किसी आम शे को नहीं कहा जाता, सफ़े को सहीफ़ा नहीं कह सकते आप, ठीक है। सहीफ़ा जैसे हर नाम किसी से जुड़ा हुआ है ना, सहीफ़ा भी एक बड़े बाबरकत चीज़ जुड़ा हुआ है कि सहीफ़ा है फ़लाँ सब, जैसे बहुत हवाले दिए जाते हैं। तो हमारा तो उनसे ताल्लुक़ है, हमें तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। किसी एसएचओ की गलती से, किसी उससे गलती से चंद लोग होंगे, सहाफ़ी की गलती से लाखों करोड़ों पे असर पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। मैं तो ये कहता हूँ कि जो ये अशिया खुर्दोनोश है, पाकिस्तान में महंगाई रोना रोते हैं ना, अशिया खुर्दोनोश की मीडिया पे कीमतों को सख्ती से पाबंदी लगा दें। अच्छा। सख्ती से कि इनकी कीमतों का कोई तयन नहीं होगा, क्योंकि 2 नंबरी ये ताजिर हमसे करवाते हैं, सब ताजिर नहीं, जो ये मुनाफाखोर ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं। कहते हैं शॉर्टेज का ख़तरा, चीनी की कीमत बढ़ने के इम्कानात, या खदशात, दूध की कीमत बढ़ जाएगी, ये आप मत चलवाएं। मीडिया पे पाबंदी होनी चाहिए। मीडिया शायद खुर्दोनोश की खबर, कीमत की खबर नहीं, शॉर्टेज की खबर नहीं चलाएगा, किल्लत की कोई खबर नहीं चलाएगा। इजाफे की हो तो भले आप करेंगे जी अच्छी क्रॉप हुई है, उससे ये ख़ास तौर पे चलवाई जाती है, ट्रैप किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें की जाती एक माहौल बनाया जाता है। माहौल बनाया जाता है। कोई महंगाई नहीं है पाकिस्तान में, ये ज़रूर कि आमदनी कम है, महंगाई कोई नहीं है, ये हद ठोकी, सब खुद साख्ता महंगाई है। कोई इसमें आप जाएँ भी सब्ज़ी मंडी चले जाएँ, आपको आलू, प्याज, टमाटर, अच्छा, ये जो 20-20 दिन मुज़ाकरात चल रहे होते हैं कि दूध की कीमत ये को 10 ड्रामे रुपए के बढ़ाने लिए या 20 रुपए बढ़ाने, कि 50 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये बढ़ाने की बात हुई, आया नहीं, हुकूमत ने डंडा उठा लिया और फिर 8 रुपये पे मामला थे। 8 रुपये बढ़ तो गए भाई, किस बात की, और कोई रियल नहीं है कीमत। मैं इस पे अभी, चूँकि हमारा टाइम ज़्यादा हो गया, वरना तो इस पर भी कि जी दूध की कीमत, जब साकिब निसार साहब बहुत मौलवी बाबे रहमते बन के निकले थे ना, तो आपको याद होगा 55 से 60 रुपये किलो दूध था। ज़्यादा अरसे की बात नहीं है, ढाई की बात है। साकिब बाबर रहमते, साकिब निसार साहब के दौर की बात है। आपको याद होगा उन्होंने कहा कि भैंसों को इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन बंद किया जाए। उस वक्त 55 या 60 रुपये किलो था, हो गया, रुक गई इंजेक्शन, बज़ाहिर रुक गए, ठीक है। 3-4 महीने के बाद एप्लीकेशन आई कमिश्नर के पास कि जनाब वो इंजेक्शन की वजह से ना, इंजेक्शन ना लगाने की वजह से दूध कम उतर रहा है, लिहाजा 95 रुपये या 90 रुपये या 95 रुपये हुए फर्स्ट टाइम। मेरा उस वक्त भी कहना था कि भाई जिन्होंने एप्लीकेशन दी है सबको फिट करो, इक़दाम कत्ल के अंदर फिट करो। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना कि इंजेक्शन नहीं लगा रहे तो दूध कम हो रहा है, आपने 95 रुपये कर दिए। उसके बाद इसी तरह की कीमत बढ़ रही है, उस 95 रुपये को 95 रुपये 100 रुपये कर दिए जाए, 150 कर दिए जाए, 120 कर दिए जाए। क्या इंजेक्शन नहीं लग रहा है अभी? सब झूठ बोलते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, इस पर कोई काम करने को तैयार नहीं है। मीडिया से खबर, दूध की किल्लत का खदशा, कीमत बढ़ा दी गई। अभी क्या किया था कमिश्नर साहब, तुर्रम खान बन के निकले थे, 180 रुपये भेज दिया असिस्टेंट कमिश्नर को। यानी ये तो ये हुआ, हमें 2 सजाओं में से किसी एक का इंतखाब करना था। 230 हम महंगाई का भी इंतखाब कर चुके और हम इंजेक्शन ज्यादा दूध पीने के लिए बीमार दूध पी रहे हैं ना। और दूसरी जो आपने बात की थी, हम इधर उधर हो गए थे कि हमें कैसे करना। देखिए, एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए जर्नलिज्म साथियों को। पूरे पाकिस्तान में झूठे सच्चे 5 रुपये की डायरी, 20 रुपये की डायरी लेकर भी घूमने वाले साफ़ी मिला। रियल अगर साफ़ी देखेंगे ना आप, उसमें टेक्निकल स्टाफ में भी आ जाए, मैं नहीं समझता 18 से 20 हज़ार से ज़्यादा होंगे। ठीक है, 25-30 करोड़ की आबादी में अगर हम 50 हज़ार भी हैं तो ज़्यादा नहीं है। अगर हम मैकेनिज्म बनाएं, जितने इदारे हैं उनके ऑनर से मिलके, एक तो हुकूमत को चाहिए EOBI में जो भी जर्नलिस्ट है उसका इदारा देता है नहीं देता, उसकी रजिस्ट्रेशन मस्ट कर दें, उसकी यूनियन के थ्रू कर दें,
उसके क्लब के थ्रू कर दें, और अगर वो किसी क्लब और यूनियन का मेंबर नहीं है तो भी उसको कहा जाए कि जब तक मेंबर हो या ना हो, फ्रीलांसर भी है, हाँ फ्रीलांसर है तो भी उसकी एंट्री EOBI में हो, वो जिस इदारे में भी काम करता हो, इदारा अगर उसको करता है, और तमाम इदारों के ऊपर एक टाइम लगा दें कि भाई नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ का हमें कोई वो नहीं है, आपने इतना माहाना कंट्रीब्यूशन आपको EOBI में जर्नलिस्ट कम्युनिटी के मद में आपने देना है। एक तो आपका ये है कि रिटायरमेंट के बाद एक थोड़ा बहुत जो भी अमाउंट है वो आपके पास हो। मालकान और जो हमारी यूनियंस हैं, जो हमारे क्लब्स हैं, इम्तियाज भाई सहाफ़ी रिटायर कब होता है? नहीं होता ना, वो चलता रहे भाई, जब वो 60 साल के बाद उसको पैसे तो मिलना, ठीक है, एक खास अमाउंट तो मिलना शुरू हो जाएगा ना थोड़ा। उसके बाद देखें एजुकेशन के अंदर, मेडिसिन के अंदर आपने क्या करना है। अब ये हम मशवरा देंगे ना, लोग कहेंगे हम एजेंट, भले एजेंटगिरी कर रहे हैं। मालकान और एम्प्लॉय मिल के ये काम करेगा, ताकि आप किसी को देखें, किसी को ओब्लाइज कर सकते हैं तो वो आपको सपोर्ट करेगा, किसी को आप उसकी ऐसी तेज़ी कर सकते हैं तो आप, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो आप ओब्लाइज करके, जो बड़ी बड़ी हमने फार्मा कंपनी से काम किया था, नहीं हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आई, नहीं हम वो करवा सके, तो फार्मास के साथ मिलकर, मालकान एम्प्लॉइज़ फार्मास के साथ मिलकर, और जो एजुकेशन के मामलात हैं उसके लिए हो सकता है, मैकेनिज़्म है। हमने कई मरतबा इस पे काम किया था, और हाउसिंग के ऊपर तो अभी भी खैर हम किसी हद तक कर रहे हैं, लेकिन उस तरह नहीं कर पा रहे। आराम के साथ हो सकता है। सिर्फ ये है कि साफ़ियों को अपने अंदर से खन्नास निकालना पड़ेगा। जिन साफ़ियों के दिमाग में खन्नास बैठा हुआ है कि हम साफ़ी हैं तो हम सब कुछ करेंगे, उनको निकाल दें भाई, और ये एंकर्स माफिया और टैंकर माफिया इससे निकले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार साबिक़ सदर कराची प्रेस क्लब इम्तियाज़ खान फ़रहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। तज्ज़िया और तबसरा कर रहे थे हालात हाज़िरा पर, बिलखुसूस सहाफ़ी कम्यूनिटी और हमारे कबीले के अंदर के जो मसाइल हैं उस पर। और जो सबसे अहम बात सामने आई वो ये कि ये जो व्हाट्सएप जर्नलिज़म है, इसी के ही ज़रिए से ये एक मसला सिर्फ सहाफ़ियों का नहीं है बल्कि पूरी कौम का ये मसला है। और ये जो हालिया जनरेशन है, कम से कम 8, 10, 12 साल की उम्र से लेकर 25 साल की जो यूथ है, जो गुज़िश्ता इन सालों के अंदर परवान चढ़ी और बड़े हुए, जवान हुए, उन्होंने सीखा कि व्हाट्सएप जर्नलिज़म या फ़ेक जर्नलिज़म या फ़ेक ख़बर कैसे बनाई जाती है। और हकीकतन वाक़या कोई एक होता है, लेकिन उसके जितने रंग बनाए जा सकते थे वो इन गुज़िश्ता 5, 10, 15 सालों में बनाए गए, और फिर वही सर्कुलेट हुए सोशल मीडिया के ज़रिए से, जिससे बेड़ा गर्क हुआ और बहुत बुरा तासुर फैला, और फिर बहुत बुरी तरबियत हुई ख़ुद हमारी इस जनरेशन की। इससे बचना चाहिए, और बिलखुसूस ये ज़िम्मेदारी हम सब पर, हम बड़ों पर, यानी उस जनरेशन के बड़ों पर और सहाफ़ियों पर बिलखुसूस ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम सच्चाई को फैलाएं, सच्चाई का प्रचार करें, और सच का ही अलम है वो सरबुलंद करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।